नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो विजन आईएएस मंथली मैगजीन। आज हम मई की मंथली मैगजीन के पार्ट 2 में हैं, जहां पर हम कवर करेंगे बहुत ही आसानी से शब्दों में करेंगे कवर। इसको बहुत जल्दी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो आइए और बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए कि कितनी इजी तरीके से आप अपनी मैगजीन को कर लेते हैं बहुत ही जल्द कवर, और पता भी नहीं चलता कि कब आपकी मंथली मैगजीन हो गई है कवर। यहाँ पर ना सिर्फ आप इसको समझेंगे, बल्कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे प्रीलिम्स में और कैसे मेंस में, ये भी जानेंगे। कल हमने एक टॉपिक इसका कवर कर लिया था। हमने कहा था कि धीरे धीरे हम आपके लिए टॉपिक की रेंज बढ़ाते जाएंगे। आज हम देखते हैं कि हम कितने टॉपिक कर पाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय अपना वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर सीधे आते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे हमने कल आपको पॉलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक करवाया था, जिसमें हमने कास्ट सेंसस देखा था, और आपको वो बहुत अच्छे से पसंद भी आया। आपसे में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, बताया कि मैम बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बता दिया है इस टॉपिक को, अब हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो चलिए वैसे ही अब हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आने वाले हैं, और ये टॉपिक भी आपको इतना शानदार रहने वाला है कि आप चंद मिनटों में इसको समझ जाएंगे और बोलेंगे वाह, कितना अच्छा रहा कि हमने इस वीडियो को देख लिया। चलिए, हमारा सेकंड टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल। हम बात करेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि गैर सरकारी विधेयक होता क्या है। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो जो भी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट रही, उसने कहा है कि हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है। देखो, अब तो हमने देख लिया कि ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिसर्च की रिपोर्ट रही, उसने बोल दिया है कि गैर सरकारी विधेयक जो है उसको कम समय मिल पा रहा है संसद में। अब हम बात करते हैं आगे की गैर सरकारी विधेयक आगे होता क्यों है, क्योंकि हमने तो कहा ही है कि हम करंट को देखेंगे और जीएस से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। तो गैर सरकारी विधेयक आखिर होता है क्या, इसके परिचय को जानते हैं हम कि संसद के जो सदस्य होते हैं, जो कि निर्वाचित या फिर मनोनीत हो, जो कि मंत्री नहीं हैं, उन्हें गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। समझ गए ना आप लोग कि जो कि निर्वाचित नहीं है, मनोनीत नहीं, यानी जो मंत्री नहीं है, वो जो विधेयक पेश करेंगे वह विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार करना उस सदस्य की जिम्मेदारी हो जाती है जो कि इसे संसद में प्रस्तुत कर रहा है। प्रक्रिया कैसी होती है गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने की? गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से 1 महीने पहले उसकी सूचना देनी होती है। गैर सरकारी विधेयक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाती है तो फिर लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयक पर विचार और चर्चा होती है, और राज्यसभा में ऐसे विधेयक पर विचार और चर्चा प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार यानी कि एक शुक्रवार के अंतराल पर दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे यहाँ पर भी निर्धारित किया गया है। अब हम सीधा सा हमने समझ लिया कि गैर सरकारी विधेयक जो है वो पेश करेंगे जो मंत्री नहीं होते हैं। इसको हम तभी पेश कर सकते हैं जब हमें अनुमति मिल जाए, किसकी? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति। इसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इस विधेयक को पेश करने के लिए हमें 1 महीने पहले सूचना देनी होती है, और इस विधेयक का मसौदा वही तैयार करेगा जो कि संसद में इसे पेश करेगा। लोकसभा में भी 2.5 घंटे चर्चा होती है, राज्यसभा में भी 2.5 घंटे चर्चा होती है, दोनों शुक्रवार को होती है दोनों में चर्चाएं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भारत में जो पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक था वह मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था। इस विधेयक को सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में प्रस्तुत किया था।
हमने गैर सरकारी विधेयक के बारे में जान लिया है, अब हम समझेंगे कि इसका महत्व है क्या। नीतिगत विचार। ये विधेयक सांसदों को ऐसी नीतिगत पहल रखने या उन विषयों को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं जिन्हें सरकार ने अब तक नज़रअंदाज किया हो या प्राथमिकता ना दी हो, उस पर ये नवाचार डालते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख लें कि राइट टू डिस्कनेक्टेड विधेयक जो 2019 यानी 2019 का राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक था, वही एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस विधेयक में कर्मचारियों को उनकी नियत कार्य घंटे के बाद ऑफिस कार्य के लिए संपर्क नहीं किए जाने को कानूनी अधिकार देने का प्रावधान शामिल था। समझ लेते हैं हम कि इसमें कि गैर सरकारी विधेयक जो है उसका महत्व क्या रखता है। हमने पहला तो देख लिया कि नीतिगत नवाचार, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सुधार की संभावना। जब भी गैर सरकारी विधेयक जो पेश किए जाते हैं तो उनका यही एक मोटिव रहता है कि वो पुराने कानूनों में कुछ नया सुधार लाएं, नए मुद्दों पर चर्चा भी करें। एग्जाम्पल में हम देखें कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 आया था, वो है एक गैर सरकारी विधेयक, यानी गैर सरकारी सदस्य द्वारा फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेजेंट किया गया था। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक 2019 पेश किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होने वाली है। थर्ड पॉइंट कहता है कि पार्टी लाइन से स्वतंत्र व्यक्ति। देखो, क्योंकि जो मंत्री हैं वो किसी न किसी पार्टी के हैं, पर जो मंत्री है ही नहीं तो पार्टी से स्वतंत्र यह विधेयक हो जाएगा। ये विधेयक सांसदों को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों से परे जाकर पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि निगरानी और संतुलन। ये विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत कर सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम तैयार करता है। आई होप कि आपको इसका महत्व समझ में आ गया होगा कि इसका महत्व जो है वो नीतिगत नवाचार, सुधार की संभावना, पार्टी लाइन से स्वतंत्र व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है वह, निगरानी और संतुलन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि हमने तो रिपोर्ट में यही देखा ना कि संसद में टाइम कम मिल रहा है और इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो क्या कारण है? एक तो व्यवधान, संसद की बैठक बार बार जो है वो स्थगित हो जाती है और सामान्य सत्रों में हंगामा होने की वजह से इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ कि स्थगन और सत्रावसान, ये दो शब्द हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। स्थगित होना यानी कि वह बैठक अभी के लिए रुक गई है, लेकिन वह बैठक बहुत जल्दी फिर से हो जाएगी। वहीं सत्रावसान मतलब उस सत्र की समाप्ति हो गई है, अब जब तक अगला सत्र स्टार्ट नहीं होगा तब तक बैठक नहीं होगी। आई होप आप को इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो हमने व्यवधान देख लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखें कि जो अभी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल था, तो अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, तो इसका मतलब जस्ट हमारे पहले जो अभी एक लोकसभा थी वो, उसके दौरान लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 गैर सरकारी विधेयक जो हैं वो प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में और 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 729 फिर 2, 705 से 14, कितने कम ही मतलब लोकसभा में चर्चा हुई। तो इसलिए जो व्यवधान आ रहा है इस कारण से भी इनमें कमी आ गई है। दूसरा है कि प्रक्रिया संबंधी समस्याएं। गैर सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित समय कम होने से सप्ताह में केवल 2-3 घंटे के कारण इन पर चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा विधेयकों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार जो है वो राजनीतिक विचारों को प्रभावित करता है। संसाधनों की कमी है, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों के पास ना तो कोई अनुसंधान सहायता होती है और उनका प्रारूप तैयार करने के लिए ना ही कोई विशेषज्ञता या संस्थाओं से समर्थन मिल पाता है, जिस कारण से उनको सरकारी सुविधाएं ही कम होती है और इसीलिए वो अपनी विधेयक ज़्यादा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और
फोर्थ कारण हम देखेंगे तो पारित होने की संभावना भी कम। अभी क्योंकि हमने ऊपर देख ही लिया कि कितने सारे विधेयक प्रस्तुत हुए, फिर उनमें से मात्र 2 पर ही चर्चा हुई थी, तो संभावना भी बहुत कम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कई गैर सरकारी सांसदों ने बताया है कि सरकारें अपनी विधायी एजेंडे को प्राथमिकता देती हैं और गैर सरकारी विधेयकों की उपेक्षा कर देती हैं। उन्हें अपनी विधायी एजेंडे से ज़्यादा मतलब है। जो भी गैर सरकारी विधेयक आते हैं, जो कि गैर मंत्री प्रस्तुत करते हैं, तो उनको वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें आगे की राह क्या होने वाली है। प्रक्रियाओं को सरल बनाना। गैर सरकारी विधेयक जो है वो चर्चा के लिए एक निश्चित व्यवधान रहित समय निर्धारित किया जाए। ऐसे विधेयकों पर संसदीय कार्रवाई को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रक्रिया नियमों में संशोधन करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि गैर सरकारी विधेयक के लिए निर्धारित समय के दौरान किसी अन्य विषय पर चर्चा ना की जाए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आगे की राह में। आप लोग भी अपने एग्जाम की आंसर राइटिंग में की पॉइंट कर सकते हैं इसको, कि गैर सरकारी विधेयक किस प्रकार से चर्चा के लिए निश्चित व्यवधान रहित समय निर्धारित करेगा और इसके लिए प्रक्रिया नियमों में संशोधन किए जाएं, ताकि जब भी गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा चले तब किसी और टॉपिक को ना उठाया जाए। अनुसंधान सहायता की भी बात की जा रही है कि सांसदों को प्रभावी तरीके से गैर सरकारी विधेयक तैयार करने में सहायता देने के लिए एक अलग अनुसंधान, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक बिल कमेटी स्थापित की जा सकती है। और थर्ड हम बात करते हैं कि संस्थागत सहायता। संसद एक ऐसी समीक्षा समिति का गठन कर सकती है जो कि गैर सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता का परीक्षण करके उन पर चर्चा को प्राथमिकता दे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम के 10 मिनट रूल मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। देखो, जो ऐसे पॉइंट दिए रहे थे ना, कि जैसे इसने ये दिया कि यूनाइटेड किंगडम का जो है 10 मिनट रूल मॉडल, तो इसको हम ना सिर्फ अपने पॉलिटी बल्कि एथिक्स हो गया, सोशल साइंस का कोई क्वेश्चन हो गया, ऐसे हो गया, उन सब में भी हम की पॉइंट कर पाते हैं। और ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं ना, इनको हमें नोट करके रखना चाहिए कि कभी आंसर राइटिंग में हमारे काम आ जाए, हमें पता भी नहीं चलता। और हम इनको की पॉइंट करते रहे ना, तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं और हम बिल्कुल रिदम में जाके को अपने आंसर राइटिंग में कहाँ कब लिखाएं और हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, हमें भी पता नहीं चलता। चलिए, तो हमने इस टॉपिक को देखा कि गैर सरकारी विधेयक क्या है, चर्चा में क्यों रहा, कौन पेश करता है, कौन नहीं करता है, इसमें कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या समाधान हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक का महत्व क्या है। अब हम इन सभी कारणों को समझ चुके हैं, तो हम मेंस का एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे बन सकता है। मान लो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि गैर सरकारी विधेयक की महत्वपूर्णता, या बोलेंगे कि इम्पोर्टेंस को समझाइए, बताइए। या क्वेश्चन ऐसा आ गया कि गैर सरकारी विधेयक क्या है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। क्योंकि क्वेश्चन तो इसी टाइप में बनते हैं, उन्हें हमारे विचार ही जानने होते हैं। तो चलिए, आप लोग इसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और हाँ, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि गैर सरकारी विधेयक जो है वो किस दिन पेश किया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा की टाइमिंग कितनी रहती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, पॉलिटी से, तो हम उनको देखते हैं। पहला देखेंगे हम कि समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। अब देखो, हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है। देखो, आर्टिकल 21 जो है 21 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में हम देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुका है। आर्टिकल 21 से हमेशा ही थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे देता है, वो कहीं ना कहीं करंट से रहता है कनेक्टेड। जैसे कि अभी बोल दिया कि डिजिटल पहुंच, अब ऐसा दे देगा कि आर्टिकल 21 में कुछ ऑप्शन देगा कि वो डिजिटल पहुंच से
शामिल नहीं है तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि डिजिटल पहुंच शामिल है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े कुछ बिंदुओं की। डिजिटल नो योर कस्टमर मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की प्रकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हो। ये कह रहा है, सिंपल सा है, कि जो भी एसिड अटैक होते हैं या फिर जो भी दृष्टिहीन बैंकिंग रहती है, उनकी ई गवर्नेंस सेवाएं, तो उनसे उनको वंचित ना किया जाए, उनको भी रोजगार दिया जाए। यहाँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत न्यायालय ने बोला कि KYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है। ठीक है, अभी आप इनको समझ गए होंगे, क्योंकि इनमें सीधा सीधा बात लिख रखा है, ऐसा कोई नहीं है कि हमें समझाना पड़े अलग से। नेक्स्ट कहता है कि मौलिक समानता के सिद्धांत को लागू करना। डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्याय संगत दोनों होना चाहिए। आर्टिकल 21 का हिस्सा क्या है? तो डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, तो आपको आज एक चीज़ पढ़ना है, अपनी लक्ष्मीकांत में जाके देखिएगा कि आर्टिकल 21 का पार्ट क्या क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि राज्य का दायित्व। संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुरक्षित करने के लिए बाध्य है। ये सब राज्य के दायित्व हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 21 जो है वो सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है। आर्टिकल 24 क्या है? हमारे समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल 38 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश। जहां आर्टिकल 21, 14 और 15 की बात करें तो ये हमारे भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। वहीं आर्टिकल 38 जो है वो हमारे भाग 4 DPSP उसका पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ पे हम इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार हमने देख लिया कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, पर क्या उससे रिलेटेड हो कि कई और अन्य मामले भी दिए गए हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा एक चयन बनाम भारत संघ का, वैसे ही तो 2 मामले यहाँ पे निर्दिष्ट कर रखे हैं, हम इनको भी पढ़ते हैं कि एक है साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017। सर्च इंजनों को जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। वहीं एक मामला और है कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। यह मामला कहता है कि आर्टिकल 19(1)(a) जो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 19(1) का जो सब पॉइंट G है, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, इसके तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 19(1) है उसके सब पॉइंट में हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं, ABCDEFG। एक पॉइंट है F, संपत्ति का अधिकार। अभी फिलहाल इसको हटा दिया गया है, तो कौन से आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और कहाँ जोड़ दिया गया है? संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दे रखा है कि समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व क्या होने वाला है। तो इसमें ये होगा कि आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच होगी, ग्रामीण शहरी विभाजन जो है उसमें कमी आएगी, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और वित्तीय प्रौद्योगिकी तक सभी लोगों की पहुंच होगी, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे जो भी लोग हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। तो सिंपल से इसमें पॉइंट बता दिए गए हैं कि डिजिटल पहुंच का क्या महत्व होने वाला है, क्या मामले रहे हैं। आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया है। आर्टिकल 21 क्या है, 14, 15 क्या है, 38 क्या है, हमने इसको जान लिया है। और हमने आर्टिकल 19(1) के सब पॉइंट क्या होते हैं इन्हें भी देख लिया। चलिए हम अपनी नेक्स्ट खबर के ऊपर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट खबर है हमारा कि मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालाराम बनाम ISC नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले में निर्णय दिया है कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ हैं। देखिए, जब भी आप जैसे आप पढ़ते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स पढ़ते हैं, हाई कोर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप रूरल कोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप फिर इसके बाद ही पढ़ेंगे कि क्या आर्बिट्रेशन होता है, क्या मध्यस्थम होता है, और वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम आपको इस टॉपिक पे अच्छे से समझ कराते हैं, ठीक है। शीर्ष न्यायालय के अनुसार मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ये संशोधन निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। प्रीलिम्स में ऑप्शन में देते हैं कभी कभी कि क्या मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन किया जा सकता है, तो हमारा जवाब होगा हाँ, क्योंकि मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन किया जा सकता है। अब हम कुछ परिस्थितियां देख लेते हैं कि किन परिस्थितियों के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखेंगे कि इस मामले में जो भी वैध हिस्सों से जो अवैध हिस्से होते थे, इनको हटा दिया गया है। इस मामले में देखें, हम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ओमने मासूज कॉन्टिनेट इन से माइनस सिद्धांत का उल्लेख क्या है। अब ये है क्या? इसका अर्थ है कि बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित है। कोई लिपिकीय घटना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णयों को संशोधित कर सकता है। हालांकि ये संशोधन मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। संविधान के आर्टिकल 142 की हम बात करें तो इसमें पूर्ण न्याय शब्द को बोलेंगे, चर्चा की गई है। देखिए, अभी आपको बहुत सारी जगह मिलेगा कि संविधान में ये परिभाषित किया गया है, कभी कोई बात लिख देंगे, कभी कोई आर्टिकल लिख देंगे। तो 90% केसेस में ये होता है कि संविधान में उसको परिभाषित नहीं किया गया है। अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुसार परिभाषित है, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा के ऑप्शन को सही करना। जो चीज़ हमें नहीं पता हो वो भी सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मिलने वाली हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगी, आप भी मैगजीन को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्यस्थम यानी कि जो आर्बिट्रेशन की इंडिया में क्या कैसी व्यवस्था है, हम देखते हैं। यह विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय है। इसमें शामिल अन्य 2 उपाय भी होते हैं, सुलह और मध्यस्थता। देखिए, हम मध्यस्थम और मध्यस्थता समथिंग एक जैसे लगते हैं हिंदी के जब हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे अंग्रेजी वर्ड इनका याद रखना है कि मध्यस्थम मतलब आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता मतलब मेडिटेशन, ठीक है, मेडिसन, सॉरी। तो इन व्यवस्था में अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने की निजी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं। यह विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया है। कभी कभी पता क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से जब पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ के जाते हैं, फिर हम आते हैं कि हमें स्थानीय न्यायालय पढ़ने हैं, उसमें पंचायत ये सेक्शन भी पढ़ने होते हैं। तब तक हमारा माइंड जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ ही नहीं पाते, और इनसे जब क्वेश्चन बनकर आते हैं, रहते बहुत बेसिक हैं पर हम अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप इनको नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं, पर जब आप करेंट पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स को समझते चलिए, क्योंकि इसमें तो आपने काफ़ी पॉलिटी पढ़ी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं। इसमें तो आप एक ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना है।
अभी तो मैं समझा ही रही हूँ आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं और समाधान की प्रक्रिया जो है वो लचीली और त्वरित होती है। कानूनी फ्रेमवर्क की बात करें तो भारत में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत इस तरह से विवाद सुलझाए जाते हैं। इस अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी आयोग के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 के अनुसार बनाया गया है। अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है। और अधिनियम की धारा 37 कहती है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जाएगी। अब हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे। प्रभाव कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिव में देखेंगे कि वाणिज्यिक विवादों में भी आर्टिकल 140 की शक्ति का प्रयोग समानता को रेखांकित करता है। आर्टिकल 142 आपको याद है, अभी हमने ऊपर बताया था, पूर्ण न्याय, ठीक है। दूसरा, शुरुआत से दोबारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से बचाता है। इससे लागत और देरी को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आर्बिट्रेशन मामले में न्यायालयों को अधिक शक्ति मिलने से व्यवसाय जगत के पक्षकार विदेशी आर्बिट्रेशन केंद्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि 1996 के अधिनियम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के बीच अंतर नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग को मध्यस्थता समझ में आ गई होगी। आपने अभी तक देखा कि हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए। हमने गैर सरकारी विधेयक देखा, हमने देखा कि आर्टिकल 21 में भी रजिस्टर को अब शामिल कर दिया गया है 5 को। फिर उसके बाद हमने देखा कि मध्यस्थता न्यायालय जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोहिंग्या तथा शरणार्थियों का निर्वासन से संबंधित प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन यापन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते। क्या है ये, लोगों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो UNHCR शरणार्थी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन है। गौरतलब है कि भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब क्या है ये, आगे बढ़ते हैं कि शरणार्थी और जो निर्वासन हो रहा है उससे संबंधित भारत की क्या वैधानिक प्रावधान है। रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में हमने काफ़ी बार हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, इसीलिए टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और हम इसको एक बार बेसिक सा देख लें उतने में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हालांकि ऐसा है कि जब भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहाँ आप इसके एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। भारत में शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, इसलिए शरणार्थी के दर्जे से जुड़े पहलुओं को अलग अलग मामलों के आधार पर निपटा जा सकता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। भारत में शरणार्थी विदेशी और विदेशी नागरिक की परिभाषा में आते हैं। अब विदेशी विषयक अधिनियम 1946 क्या है। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करती है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है। अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्ट कह रखी है, इसमें कोई ऐसा क्रिटिकल या घुमा के नहीं दिया है कि अलग से हमें समझना पड़े। संविधान के आर्टिकल 251, 258.1 और 239 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपर्युक्त अधिकार सौंपे गए हैं। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे 2 अधिनियम दे रखे हैं, एक बाद है, तो क्या है वो। भारत गैर निर्वाचन यानी नॉन
रिफॉर्मेंट बैंकॉक सिद्धांत 1966 इसके अनुसार सिद्धांत का अनुसरण करता है। यह सिद्धांत शरण मांगने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी अथॉरिटी को सौंपने से रोकता है जहां यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो कि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। और सेकंड कहता है कि मोहम्मद सलीमुल्लाह व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य बात 2021 बात निर्वासित न किए जाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रहने या बसने के अधिकार के सहायक या शय प्राप्त अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं जिनको हम कवर करेंगे और हमारा पॉलिटी का सेक्शन कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी। क्या है ये, इसको हम पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इसका आशय है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या हैं? उन्होंने बोला है कि सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए और वे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग होने चाहिए। दूसरा वो कहता है कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य किया गया है। और तीसरी बात कहता है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियां तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रख रखाव सुनिश्चित करें। देखिए, अभी आपने देख ही लिया है, सॉरी PDF एकाएक से गायब हो गया। चलिए हम देखते हैं कहाँ गया। डिस्ट्रैक्ट के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि उसने पैदल चलने वाले यात्री और जो फुटपाथ पर चलने रहते हैं लोग, उनके लिए कुछ प्रावधान किए हैं और वो प्रावधान क्या है, तो हम देखते हैं कहाँ हमारा टॉपिक। हाँ, ये रहा। चलिए, तो सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग होने के लिए। दूसरा बोला कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियां तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। देखो, सिक्किम राज्य को दर्जा मिला था 36वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वहीं 74 जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा 1974 में, इसको तब राज्य का दर्जा तो दिया था बट पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, अलग से इसका गठन हो गया था। तो अब चूँकि 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और अभी 2025 से तो 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, जो भी ऐसे रहते हैं ना कि 50 साल पूरे हुए, 100 साल देखते हैं, 150 200 ऐसे जो होते हैं ना, वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो ना एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हम बात करते हैं कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया और इसको जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 371F को संविधान में शामिल किया गया और इस अनुच्छेद में सिक्किम के लिए विशेष वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आज हमने 5 से 6 टॉपिक डिस्कस किए। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ गया है जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने 5 से 6 जो टॉपिक डिस्कस किए, सबसे पहले हमने देखा कि गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, फिर हमने उसके बाद बात की कि मध्यस्थता क्या है और डिजिटल पहुंच का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, हमने ये टॉपिक भी देखा। हमने देखा रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर टॉपिक, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये भी देखा। और इसके साथ ही हमने एक टॉपिक और देखा और हमने कल की क्लास में देखा था कि क्या होता है
कास्ट सेंसस, इसको भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। और ये पॉलिटी का सेक्शन आपका मात्र 2 दिन में, और हम बोलें तो 1 घंटे के अंदर अंदर पॉलिटी का सारा सेक्शन आपने कितनी जल्दी कवर कर लिया है। ऐसे ही हम और सब्जेक्ट के सेक्शन भी कवर करते जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब कितनी जल्दी आपकी मंथली मैगजीन कवर हो गई है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से मैंने इसको समझाया है। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमें रिलेट करना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से देख लिया है। मुझे लगता है कि अब इतना इनफ है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद एक बार जाकर पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला है और आपकी मंथली मैगजीन कवर होने वाली है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रही हूँ, आप उसे ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको मंथली मैगजीन बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स चाहते हैं, और कमेंट में हमें भी बताएं ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए नेक्स्ट और अच्छे अच्छे वीडियो